चलिए हम बात करें क्वेश्चन की, तो 126 से लेकर के 140 तक का सेक्शन मेरा है। मैं ये सेक्शन अभी करवाऊंगा। इसमें आपको मिलेंगे बायो से रिलेटेड क्वेश्चन, बायोटेक से, और कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक ना। तो चलिए आइए डिस्कस कर लें। कर रहा है जोसेफ फॉरियर वाज द फर्स्ट पर्सन। जोसेफ फॉरियर फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या किया, अर्थ टेम्परेचर का स्टडी करके इन्होंने ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में इन्होंने बताया। तो जोसेफ फॉरियर एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इन्होंने जब अपने लैब में देखा कि कुछ गैसें ऐसी है जो टेम्परेचर के प्रति क्या है, जिसका टेम्परेचर के प्रति अपारदर्शी है, ठीक ना। तो इस तरीके से उन्होंने उस गैस के बारे में जाना। CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, करीब 6 गैस के बारे में इन्होंने कहा कि ये सब गैसें आपका ग्रीन हाउस गैस के है, ठीक ना। तो जोसेफ फॉरियर सबसे पहले यही व्यक्ति थे, फ्रांसीसी फिलोसोफर थे, जिन्होंने अपने लैब में इस बात का टेस्ट किया कि कुछ गैसें क्या है, अपारदर्शी है तापमान के लिए, ठीक ना। और इस तरह से उन्होंने उस गैस को ग्रीन हाउस गैस नाम दिया। ये स्टेटमेंट सही है। ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर हीट न्यू रिकॉर्ड। 2022 में ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन था ये अपने सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड पर पहुंचा है। ये भी सही बात है। उसके बाद कह रहा है चाइना के संदर्भ में सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस एमिटर है इन दी वर्ल्ड। आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो चाइना ही है। चाइना के बाद USA है, इसके बाद हमारा इंडिया है, और इसके बाद रसिया है, और रसिया के बाद आपका जापान आता है। तो इस मामले में चाइना यहाँ पर फर्स्ट पर है, जबकि यहाँ का है चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो बात कर रहा है भूटान और सूरीनाम एक अफ्रीकन कंट्री है। इसके बारे में कह रहा है कि ये दोनों देश ने शीर्ष कार्बन नकारात्मक देश का दर्जा हासिल किया है। इसमें आपका कार्बन निगेटिव कंट्रीज को कहा गया है, दोनों देश को। इसका मतलब ये है कि जितना इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, जितना एमिशन होता है, एमिशन के तुलना में इसमें एब्जॉर्प्शन ही उससे ज़्यादा है। यानी आप कह सकते हैं कि जितना यह देश ग्रीन हाउस छोड़ता है उससे ज़्यादा क्या है, इसके यहाँ एक्चुअली ग्रीनरी ज़्यादा है, ठीक ना, हरियाली ज़्यादा है, प्लांट ज़्यादा है। तो जितना यह देश ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित करता है उससे ज़्यादा क्या है, अवशोषित कर ले रहा है। इस मामले में यह कार्बन निगेटिव कंट्री है। हालांकि विश्व के सभी देशों का कहना है कि 2050 तक हम, ठीक ना, कार्बन निगेटिव को हासिल कर लेंगे, जो संभव नहीं लग रहा है, ठीक ना, ऐसा मुश्किल है। हालांकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आंसर आपका 1 भी सही है, 2 भी सही है, 4 भी सही है। तो 1, 2 और 4 यहाँ थोड़ा एरर है आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका C, 1, 2 एंड 4 हो जाएगा, ठीक ना, समझ गए। Where was the वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस हेल्ड रिसेंटली? 2022 में आपका साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का आयोजन किया गया है। इसमें विश्व के सारे देश इसमें भाग लेते हैं, और उनका एक ही मकसद होता है कि किस तरह से हम फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करें और किस तरह से इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम बनाएं, ठीक ना। तो चूंकि सारे विश्व के सारे देश इस पर बैठ करके और आपसी सहमति होती है, और फिर इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इस सहमति के अकॉर्डिंग फिर नए नियम बनते हैं। तो ये कांग्रेस जो है ये आपको साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में हुआ था, ठीक ना। हालांकि ये सेकेंड बार हुआ है जब एशियन कंट्री में हुआ है।
इससे पहले 1978 में आपका इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया में फर्स्ट एशियन कंट्री इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक ना। इसकी अगर शुरुआत देखा जाए तो इटली में 1926 से हुआ था, ठीक ना। इसकी प्रथम शुरुआत इटली से ही हुई थी, 1926 में हुआ था। और लगभग हर 6 साल पर ये आपका कांग्रेस होते रहता है। इसका आयोजन हर 6 साल पर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर हो जाएगा ए। क्रायोमेस। क्रायोमेस, क्रायो शब्द कहीं भी आए इसका मतलब समझ आइए कोल्डनेस से हो रहा है, ठीक ना। और पायरो शब्द आता है, इसका मतलब है आपका फायर से, आग से हो रहा है, हीट से हो रहा है। ये दो शब्द आपको मिलेंगे, क्रायो और पायरो शब्द। तो कह रहा है क्रायोमेस मेथड इज एसोसिएटेड विद। क्रायोमेस मेथड में क्या होता है कि कोरल रीफ का लार्वा को, कोरल लार्वा को, कोरल रीफ के लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं, परवाल भित्ति के लार्वा को हम लोग -196 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। और प्रिजर्व करने के बाद फिर इसे वाइल्ड एरिया में हम इसे मुक्त कर देते हैं ताकि हमारा कोरल रीफ का कंजर्वेशन बना रहे, ठीक ना। परवाल भित्ति के संरक्षण के लिए हमने एक टेक्निक अपनाया है। यह टेक्निक ही है आपको क्रायोमेस प्रिजर्वेशन, ठीक। आप जान रहे हैं सबसे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने सुना ही होगा। ग्रेट बैरियर रीफ, बैरियर रीफ ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सबसे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है यहाँ। और यह अगर देखा जाए तो नाइडेरिया, नाइडेरिया फाइलम से बिलोंग करता है आपका कोरल रीफ, ठीक ना। सिलेंटेटा फाइलम से बिलोंग करता है। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देख लें क्या होगा, कोरल रीफ प्रोटेक्शन है, ठीक ना। तो 198 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। कह रहा है हु डिड दी फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन द वर्ल्ड। अगर पूरे विश्व स्तर की अगर हम बात देखें, क्रिश्चियन बर्नार्ड साहब ने साउथ अफ्रीका के केप टाउन में इन्होंने सबसे पहली बार 1967 में 3 दिसंबर 1967 में इन्होंने सबसे पहली बार हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था, ठीक ना। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, महीना दिन भी वो पेशेंट आपका सरवाइव नहीं कर पाया और फिर मर गया। डॉक्टर पी वेणुगोपाल की अगर हम बात करें, पी वेणुगोपाल, ये एम्स दिल्ली के थे, एम्स दिल्ली के सर्जन थे, कार्डियो सर्जन है ये। इन्होंने सबसे पहले 3 अगस्त 1994 में इन्होंने सबसे पहले दिल्ली एम्स में हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था, ठीक। डॉक्टर मोहन राव की अगर हम बात करें, ये सबसे पहले किडनी का ट्रांसप्लांट किए थे आपको भारत में 1971 में, ठीक ना। और यो वोरोनी की बात कहा जाए, ये एक सोवियत सर्जन हैं जो सबसे पहले आपका वर्ल्ड लेवल पर किडनी का ट्रांसप्लांट किए। तो ये दोनों डॉक्टर साइंटिस्ट आपको किडनी से संबंधित है। और ये क्या है, भारत में प्रथम बार डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया था हार्ट ट्रांसप्लांट, लेकिन साउथ अफ्रीका के केप टाउन में सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पर अगर बात किया जाए क्रिश्चियन बर्नार्ड का नाम आता है, ठीक ना। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन 130 कह रहा है मधुमेह, डायबिटीज के बारे में कह रहा है कि दूसरा मधुमेह का हर दूसरा रोगी किस देश में है। Which country has largest second डायबिटिक पेशेंट। अगर बात किया जाए तो इस मामले में आपका भारत अव्वल है। सबसे पहले आपका चाइना है, चाइना के बाद देखा जाए तो आपका इंडिया है, ठीक ना। तो ये सेकेंड नंबर पर पूरे बस विश्व में अगर देखा जाए तो आपका भारत में सबसे ज्यादा आपका डायबिटीज का पेशेंट है, ठीक ना। आप जान रहे हैं पेनक्रियाज के
ठीक। पेनक्रियाज में बहुत सारे सेल है, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसी में अल्फा बीटा गामा लेम्डा सेल है, जिसमें हम देखें जो बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन का सेक्रेशन करता है, इंसुलिन का, और अल्फा सेल ग्लूकागोन का। यही इंसुलिन क्या करता है, जो आपका शुगर है, इस शुगर को क्या करता है, ग्लाइकोजेन में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है। इस एक्स्ट्रा शुगर को यह ब्लड में नहीं आने देता है। अगर इंसुलिन का सेक्रेशन आपका पेनक्रियाज अगर कम करेगा तो फिर क्या होगा, ये एक्स्ट्रा जो शुगर है ये क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा ब्लड में, ब्लड का फ्लो को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक। जिसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, फिर क्या होगा, भोजन का ब्रेकडाउन सही से नहीं हो पाएगा, फिर एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो यह क्या करता है, बीटा सेल से आपका इंसुलिन जो निकलता है बीटा सेल से, यह क्या करता है, शुगर को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लाइकोजेन में, ठीक ना। तो ये हमने देखा। तो इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज की समस्या, और इस मामले में आपका डायबिटीज के मामले में भारत आपका सबसे अव्वल दर्जे पर है, सेकंड, ठीक ना। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे टॉप पे क्या है, चाइना है, लेकिन सेकंड टॉप पे अगर बात किया जाए तो वो आपका भारत है, ठीक ना, इंडिया है, ठीक। चलिए, कह रहा है कंटेन मेटल, मेटल की बात किया जाए, साइनो कोबालामीन, साइनोकोबालामीन को हम विटामिन B12 कहते हैं, ठीक ना। यह एक ऐसा आपका विटामिन है जिसमें क्या है, आपको कोबाल्ट की मात्रा है, कोबाल्ट, ठीक। और इसके कमी से क्या होता है, विटामिन B12 की कमी से आपका क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है, पर्नीशियस एनीमिया। आरबीसी को ही आरबीसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत एक घातक एनीमिया की बीमारी हो जाती है। तो विटामिन B12 की कमी से क्या होती है, एनीमिया होती है। और विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें क्या है, आपका कोबाल्ट नाम के मेटल की आपकी प्रेजेंट होती है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। Which of the following research institute not situated in लखनऊ। देखिए ये है आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये है आपका नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये हो जाता है आपका सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, ठीक ना। तो ये आपका हैदराबाद में है, और बाद में कि ये तीनों संस्था जो है आपका लखनऊ में, ठीक ना। कह रहा है यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नॉट सिचुएटेड इन लखनऊ, क्या आपका सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक इंस्टीट्यूट जो है आपका ये लखनऊ में नहीं है, ये कहाँ है, हैदराबाद में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 132 का डी। एटीपी रेफर्स टू, एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके क्या होता है, आपको एटीपी बनाता है, ठीक ना, समझ गए। ये क्रेब साइकिल के दौरान
एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान आपका एटीपी का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं सेल का एनर्जी करेंसी। इसका आंसर हो जाएगा आपका एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ऑटोमेटिक टेम्परेचर पंप, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंटी थायरॉइड, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कह रहा है 70S राइबोसोम प्रेजेंट इन, देखिए राइबोसोम की अगर बात किया जाए, इसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, सेल इंजन भी कहते हैं, ठीक ना। ये मेनली क्या होता है, प्रोटीन बनाने में आपको मदद करता है। कह रहा है 70S राइबोसोम, प्रोकैरियोट में आपका 70S पाया जाता है, ठीक ना। अगर बात किया जाए यूकैरियोट में, तो यूकैरियोट में आपका 80S पाया जाता है। एस का मतलब होता है यहाँ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट से है, ठीक ना। एस का मतलब अगर देखा जाए तो 70S आपका प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है। इसके अलावा यूकैरियोट में दो जगह, एक क्लोरोप्लास्ट और एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों जगह आपका 70S पाया जाता है, ठीक ना। इसलिए करके इसमें एक और मामला है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में आपका 70S राइबोसोम, आरएनए, इसके साथ साथ आपको सर्कुलर फॉर्म में क्या होगा, आपका डीएनए भी पाया जाता है। और ये तीनों मैकेनिज्म जो है एक प्रोकैरियोट के लिए एक प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक है। अगर देखा जाए तो 70S राइबोसोम, आरएनए और डीएनए, ये तीनों अगर सेल में है तो आप कह सकते हैं एक तरह से क्या है, सेल को एक इंडिपेंडेंट नेचर भी प्रोवाइड कर दे रहा है। अपना प्रोटीन सिस्टम, प्रोटीन बनाने का एक मशीनरी आपका डेवलप हो जा रहा है। तो स्वायत्तता कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को मिल रही है इस मामले में हम कहें। लेकिन क्या है, निर्भरता इसको रहने के लिए क्या है, सेल की जरूरत है, प्लांट सेल का, एनिमल सेल की जरूरत है। तो इसे हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कह सकते हैं और क्लोरोप्लास्ट को एक तरह से सेमी ऑटोनोमस सिस्टम भी कह सकते हैं, सेमी डिपेंडेंट भी कह सकते हैं, सेमी इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, ठीक ना। दोनों को ऑर्गेनेल्स को कहा गया है। बीपीएससी भी एक बार इस पर क्वेश्चन उठा चुका है। इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी होगा, उपरोक्त सभी, ठीक। चलिए, कह रहा है इंडिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। अगर देखा जाए तो भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ अगर देखा जाए तो एशिया लेवल का फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका बिहार में, जो पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपका बन रहा है, पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में। एनआईटी के जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, पटना लॉ कॉलेज का कैंपस है, उसी कैंपस में भारत का या एशिया का कह सकते हैं पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की आपका क्या हो रहा है, स्थापना हो रहा है, ठीक ना। ये आपका डॉल्फिन अगर देखा जाए तो डॉल्फिन आपका भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी आपका क्या है, डॉल्फिन है। डॉल्फिन का अगर देखा जाए यह ग्रीस का आपका राष्ट्रीय जीव के रूप में इसे हम जानते हैं। प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, गांगे डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन का नाम है, गंगा डॉल्फिन का आपका नाम है, ठीक ना। तो इसके कंजर्वेशन को लेकर के बिहार में आपको पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपको गंगा के जो डॉल्फिन है उसका डॉल्फिन नेशनल डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना आपका हो रहा है, वो है आपका बिहार। करा रामसर साइट इन बिहार इज, रामसर ईरान की एक जगह है, ठीक ना, ईरान का एक जगह है। वहां पर कन्वेंशन हुआ था आपको आर्द्र भूमि वेटलैंड को लेकर के, वेटलैंड के कंजर्वेशन को लेकर के, आर्द्र भूमि के कंजर्वेशन को लेकर। अगर देखा जाए तो अभी आपके भारत में करीब 75 ऐसे आर्द्र भूमि वाले स्पॉट मिले हैं, ठीक ना।
लेकिन अगर देखा जाए बिहार की बात किया जाए तो बिहार में कांवर झील है, ठीक ना, जो आपको बेगूसराय में पड़ता है, बेगूसराय। यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं, ठीक ना। तो बेगूसराय का कांवर झील है, उसे वेटलैंड के रूप में आपको घोषित किया गया है, ठीक ना, रामसर साइट के रूप में इसे घोषित किया गया है। वह है आपका बिहार का कांवर झील, जो कहाँ है, बेगूसराय में स्थित है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। दूसरा आपका चिलगोजा एंड सागो। सागो साइकस है, साइकस, और चिलगोजा जो है पाइनस, जो चीड़ कहते हैं, चीड़ के वृक्ष जो पाइनस है, पाइनस के बीज को सुखा करके और इसे खाया जाता है। तो कुछ जगह पर इसे हम चिलगोजा के नाम से जानते हैं। और साइकस का जो स्टेम होता है, तना होता है, उससे क्या होता है, आपको सागो निकाला जाता है, ठीक ना, सागो। इसलिए करके हम साइकस को सागो पाम भी कहते हैं, यानी सागो साबूदाना, ठीक ना। और साइकस और पाइनस, साइकस, पाइनस, नीटम, गिंको, ठीक ना, वेलविसिया, ये सब क्या है, आपको जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, ठीक ना। ये क्या आपको जिम्नोस्पर्म का प्लांट है। जब प्लांट किंगडम पढ़िएगा तो वहां पर एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़ना है। ये क्या आपको जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, ठीक ना। तो 137 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जिम्नोस्पर्म। चलिए, कह रहा है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो शब्द कोई एलियन से आया है, वाह, बाहरी चीजों से आता है, ठीक ना। यानी बाहरी चीजों का ट्रांसप्लांटेशन, बाहरी चीजों का ट्रांसप्लांटेशन अगर कहा जाए तो इसे हम लोग ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, ठीक ना। ऑर्गेन का, टिश्यू का, सेल का, इसका ट्रांसप्लांटेशन के टर्म हम लोग देते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जो पिग होता है, शुगर का हार्ट का ट्रांसप्लांट हम किए थे आपका ह्यूमन में। जो साइंटिस्ट ने शुगर के हार्ट का ट्रांसप्लांट ह्यूमन में किया, वहीं से शब्द आया आपका जीनो ट्रांसप्लांटेशन। एक्चुअली पिग को ही हम लोग क्यों चूज करते हैं, इसका रीजन होता है कि पिग का जो ऑर्गेन होता है लगभग आपको 6 महीना के अंदर में क्या होता है ना, कि ह्यूमन के ऑर्गेन के बराबर ये साइज अपना ले लेता है। इसलिए करके हम लोग पिग को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो जब पिग का हार्ट का ट्रांसप्लांट किया गया था ह्यूमन में, तो उसी के लेकर के टर्म आता है आपका जीनो ट्रांसप्लांटेशन। आप कह सकते हैं क्या, ऑर्गेन ट्रांसप्लांट से क्या है, ये संदर्भित है, अंग प्रत्यारोपण से, ठीक। चलिए, इन इंडिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैज बीन स्टार्टेड बाय। अगर भारत में अगर बात किया जाए तो लालजी प्रसाद और वीके कश्यप दोनों का, इन दोनों लोगों का जो है तो क्रेडिट जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लेकर के, ठीक ना। लालजी प्रसाद को हम लोग फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, ठीक ना। पद्मश्री की अब इसका अवार्ड भी इन्हें लालजी प्रसाद को मिल गया है। तो दोनों लोगों का योगदान हो जाता है आपको भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक ना। लालजी प्रसाद साहब आपको बीएचयू के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके थे, ठीक है। जापान में बहुत सारा इनका रिसर्च चलता था, स्नेक पे बहुत ज़्यादा काम किए। कुछ दिन जब मैं बीएचयू गया था, वहाँ हमारी जब पढ़ाई हो रही थी, तो कुछ दिन जब मैं पढ़ा बीएचयू में, तो मुझे लालजी प्रसाद सर का भी सानिध्य मिला था। हालांकि बहुत कम रहते थे बीएचयू में, ज़्यादातर इनका रिसर्च वर्क जापान में होता था। सांप वगैरह यहाँ से मंगवाते थे और जापान इनके लिए सांप जाता था और वहाँ पे रिसर्च करते थे। लेकिन स्पेशली ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर अगर बात कहा जाए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फादर इनको इंडिया का कहा गया है, ठीक ना। तो दोनों लोगों का क्रेडिट जाता है, डॉक्टर वीके कश्यप का और डॉक्टर लालजी प्रसाद का। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और बी। प्लांट ग्रोथ मेजर्ड बाय, देखिए प्लांट ग्रोथ एक ऑक्जीन शब्द आता है। ऑक्जीन का मतलब ही होता है टू ग्रो। प्लांट हार्मोन पढ़िएगा, ऑक्जीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एफसीसी के सीड, ठीक ना।
इथाइलिन, तो वहां पे आपको ऑक्सीजन शब्द आएगा। तो ऑक्सीजन का मतलब ये होता है टू ग्रो। तो ऑक्जेनोग्राफ, ऑक्जेनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का ग्रोथ मेजर करते हैं। उसके बाद क्रेस्कोग्राफ, ये भी आपका प्लांट ग्रोथ के लिए यूज होता है। तो दोनों का यूज हम लोग करते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। क्रेस्कोग्राफ का जगदीश चंद्र बसु ने इसका खोज किया था इन्होंने, ठीक ना। तो क्रेस्कोग्राफ और ऑक्जेनोमीटर दोनों का यूज हम लोग करते हैं क्या, प्लांट के ग्रोथ को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक। तो इस अकॉर्डिंग मेरा आंसर हो गया सी। चलिए 140 क्वेश्चन आज हमने आपको करवाया है, 140 तक, 126 से लेकर के 140 तक, लगभग 15 क्वेश्चन आपका हमने करवाया है। आगे का सेक्शन कुछ मैथ का है, वो राहुल रत्ना सर करवाएंगे, ठीक ना। इस तरह से आपका टेस्ट होते रहेगा लगातार, हर सैटरडे को ये टेस्ट आयोजित होती है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हों, बोरिंग रोड सेंटर पे जाकर के आप ऑफलाइन मोड में टेस्ट दे सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, यूट्यूब पे इसका डिस्कशन होता है, ठीक ना। जहाँ भी डाउट हो आप लोगों को, तो वहाँ पर यूट्यूब पे आप डिस्कशन जा करके देख सकते हैं, अपने आंसर को मैच कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले शनिवार को। धन्यवाद आप लोगों को।